हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं दोस्तों आप लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपना अपना एडमिट कार्ड भी जारी कर लिए होंगे। और तो चलिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। आज आपका टेस्ट नंबर होगा आपका ज्योग्राफी का, और यहाँ पर हम लेकर के आए हैं 40 महत्वपूर्ण प्रश्न ज्योग्राफी का। और आप लोग देखे ही होंगे, इस पर हम वीडियो बनाए थे कैसे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड आ गया है, लेकिन थोड़ा सा सर्वर बिजी था। बहुत सारे लोगों का एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड हो रहा था, कुछ लोग डाउनलोड भी कर लिए हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से अपना सब्जेक्ट चुन करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट चुनने के बाद दोस्तों उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, है ना। क्योंकि एक का कॉल आया था मेरे पास कि सर हम सब्जेक्ट गलत डाल दिए और मेरा एडमिट कार्ड जो आ गया गलत आ गया। बताइए, तो अब इसीलिए कहते हैं थोड़ा सा आप आराम से डाउनलोड कीजिएगा, है ना, ध्यान से। हो सके तो साइबर कैफे जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि कोई दिक्कत ना होगा आपका। ठीक है, और तैयारी आप लोग अपनी करते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। आज जो टेस्ट होगी आपकी, टेस्ट नंबर आपका 37 है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 40 सवाल आपके एग्जाम के व्यू से, और ये एनसीईआरटी पर आपकी आधारित होगा। 6 to 8 और 9, 10th, 11, 12th में भी आपको ये फायदा करेगा। तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं, समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है। आज का पहला सवाल है कि पिछले 2 दशक के दौरान बिहार में बाढ़ के मामले में कौन वर्ष सबसे अधिक आपदा वाला वर्ष माना जाता है। देखिए, बिहार में तो खैर बाढ़ हर साल आता है, आप जानते होंगे, है ना। बिहार का शोक आपका कोसी नदी है, और जिसकी वजह से उत्तर बिहार में दोस्तों जबरदस्त हर साल बाढ़ आती है। लेकिन उस वर्ष कौन सा है जिस वर्ष में दोस्तों बहुत ज़्यादा बाढ़ आया था, है ना। बहुत ज़्यादा लोगों की उस समय जान माल की क्षति हुई थी। तो वो वर्ष था आपका 2007 दोस्तों। जी हाँ, 2007 में बिहार में बहुत जबरदस्त बाढ़ आया था। इस बाढ़ में दोस्तों 19 जिला इससे प्रभावित हो गया था आपका, बिहार का आपका। ठीक है, अभी जितना लगभग बारिश होता है इसका 5 गुना दोस्तों ज़्यादा बारिश हुआ था 2007 में, और मेन यही कारण था बाढ़ का आपको। इसमें बहुत सारे हजारों लोग इसमें मारे गए थे, बहुत सारे पशुओं की जानें इसमें चली गई थी। ठीक है, पूरा फसल इसमें बर्बाद हो गया था। तो 2007 का जो बाढ़ आया था ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कह रहा है कि वर्ष 2015 में बिहार में आए भूकंप का रिएक्टर स्केल पर माप क्या था। देखिए, बिहार में 2015 में भी आपको भूकंप आया था, आप लोग अनुभव किए होंगे, है ना। तो बिहार में जो 2015 में भूकंप आया था, इसका रिएक्टर स्केल पर जो था वो 7.8 था दोस्तों। जबरदस्त ये भूकंप आया था, है ना। हम भी पटना में ही थे उस समय। ठीक है, 2-3 बार थोड़ा थोड़ा करके आया था। ठीक है, लेकिन इसमें सबसे तेज था आपका 7.8 था आपका। ठीक है, ये अप्रैल महीने में आया था आपका 25 अप्रैल 2015 को, है ना। जो आपको इसका जो एपी सेंटर था दोस्तों, केंद्र बिंदु था, वो नेपाल में था आपका। ठीक है, इसीलिए बिहार में इस पर जान माल की कम क्षति हुई थी, है ना। कुछ कुछ कहीं कहीं हुआ था, ठीक है, जो नेपाल से सटे हुए हैं वहां पर, है ना। पटना में भी कई बिल्डिंग जो था वो मतलब गिरा तो नहीं था, लेकिन दरारें पड़ गई थी। ठीक है, इधर उधर खसक गया था आपका। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका 73 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि बिहार में कितने जिलों में मुख्यमंत्री बागवती योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री बागवती योजना का क्रियान्वयन जो किया जा रहा है दोस्तों, क्रियान्वयन किया जा रहा है, ये कितने जिला में किया जा रहा है। तो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा 15 जिलों में। ठीक है, 15 जिलों में दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कि बिहार राज्य के 15 जिलों में मुख्यमंत्री बागवती योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आप करंट अफेयर का ये हो सकता है कि कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है। अगर पूछे कि कृषि अभियंत्रण विश्वविद्यालय जो बना है, सॉरी कृषि अभियंत्रण महाविद्यालय जो बना है वो आरा में बना है आपको। ठीक है, आरा में स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। और अगर पूछे दोस्तों, बिहार मखाना के उत्पादन में ना बहुत आगे है। ठीक है, याद रखिएगा, कृषि से संबंधित ये सवाल है। मखाना के उत्पादन में, क्योंकि 90% मखाना दोस्तों बिहार में होता है। बिहार में बहुत ज़्यादा मखाना का उत्पादन होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र जो है ये दरभंगा में पड़ेगा। ठीक है, कहाँ है राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र, दरभंगा राज्य में है, याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 74 कह रहा है कि बिहार राज्य के किस शहर को
वर्मी कंपोस्ट जिला कहते हैं भाई साहब, बहुत बढ़िया सवाल है। तो वर्मी कंपोस्ट जिला किसको कहा जाता है, वो कौन सा है, बेगूसराय है, पश्चिमी चंपारण है या पूर्वी चंपारण है। आंसर क्या होगा, तो बिहार राज्य का जो बेगूसराय जिला है आपका, ठीक है, बिहार राज्य का जो बेगूसराय जिला है दोस्तों, इसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट जिला, है ना, वर्मी कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट के व्यावसायिक उत्पादन पर अनुदान देने वाला बिहार जो है वो देश का प्रथम राज्य है, ठीक है। तो वर्मी कंपोस्ट पर अनुदान देने वाला, है ना, प्रथम राज्य कौन सा है, तो बिहार हो जाएगा, ठीक है। बिहार में दोस्तों चौथा कृषि रोड मैप अभी योजना लागू किया गया है, ये 2023 से 27 तक चलेगा, है ना, चौथी कृषि रोड मैप आपका, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न नंबर हो जाएगा आपका 75। कह रहा है कि बिहार के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर होता है दोस्तों, अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। ये बिहार का अक्षांशीय पूछ रहा है, भारत का अक्षांशीय भी याद रखिएगा, पूछ सकता है। तो बिहार का जो अक्षांशीय मान है अगर आपसे पूछे दोस्तों तो इसका हो जाएगा, कह रहा है कि लगभग कितने डिग्री का, ओहो बिहार नहीं दोस्तों, भारत है दोस्तों, मैंने कहाँ पढ़ लिया, है ना, ये बिहार नहीं आपका भारत है ना, भारत है दोस्तों, ठीक है। तो भारत का यहाँ पर पूछ रहा है आपका, है ना, तो भारत का जो अक्षांशीय मान है उसका मान आपसे पूछ रहा है कितने डिग्री का अंतर है। तो अक्षांशीय मान भारत का आपको पता होगा कि 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितना है 37 डिग्री 6 मिनट दोस्तों उत्तरी अक्षांश, है ना, ये अक्षांशीय मान है। और 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री दोस्तों 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट। अगर आप लगभग देखिएगा, क्योंकि लगभग आपसे पूछ रहा है, तो लगभग 30 डिग्री का अंतर है, ठीक है। तो अक्षांशीय मान में कितना डिग्री, 30 डिग्री का अंतर है। और देशांतरीय मान अगर पूछे तो देशांतरीय मान कितना है दोस्तों, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, ये है आपका पूर्वी देशांतर। तो इसमें भी जो अंतर आप देखिएगा तो लगभग आपको 30 डिग्री का अंतर आएगा, है ना। तो यहाँ पर अक्षांशीय पूछे या देशांतरीय पूछे, आपको 30 डिग्री ही मानना है, ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट में से 97 डिग्री 50 मिनट में से आप 68 घटाइएगा तो लगभग 30 डिग्री आएगा, यही लगभग हमसे पूछ रहा था, है ना। लगभग ही पूछता है, एग्जैक्ट कभी नहीं पूछेगा, याद रखिएगा आपको, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर आपका दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि जाड़े में वर्षा कोरोमंडल तट पर किस मॉनसून के कारण होता है। तो ये सब सवाल में तो आपको खैर गलत नहीं होना चाहिए, मैंने इतना रिवीजन करवा दिया हूं कि अब आपको इसमें कोई गलती नहीं होना चाहिए। तो कोरोमंडल जो तट है दोस्तों, है ना, जो तमिलनाडु का तट है, इसको तमिलनाडु का जो तट है और आंध्र प्रदेश का तट है, इसी को कहते हैं कोरोमंडल तट। और यहाँ पर जो बारिश होती है वो मानसून आता है कहाँ से, तो उत्तर पूर्व से मानसून आता है आपका, ठीक है। तो उत्तर पूर्व मानसून क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो जाड़े के दिन में देखिए भारत में 2 जगह बारिश होती है, एक तो आपका कोरोमंडल तट हो गया, एक हो गया दोस्तों नॉर्थ ईस्ट वाला जो आपका क्षेत्र है, यानी कि पंजाब हरियाणा वाला जो क्षेत्र है ना, वो वाला क्षेत्र है। यहाँ पर भी जाड़े के दिनों में बारिश होती है, दिसंबर में जनवरी में देखिएगा आपको, है ना। तो ये 2 जगह आपको जाड़े के दिनों में बारिश होती है। तो जो पंजाब हरियाणा में होता है दोस्तों वो पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है ना, पश्चिमी विक्षोभ यानी कि जो भूमध्य सागर से हवाएं उठती है ना, उसकी वजह से होता है आपको। गुजरात, पंजाब, थोड़ा बहुत यूपी बिहार तक भी हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। लेकिन जो तमिलनाडु में बारिश होती है जाड़े के दिनों में, ये होती है उत्तर पूर्व मानसून, इसी को लौटते हुए मानसून भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बाघ परियोजना क्या है, बताइएगा बाघ परियोजना क्या है। नाम ही है बाघ दोस्तों, तो ये बाघ परियोजना में क्या किया जाएगा, बाघ को मारा थोड़ी जाएगा, बाघ को संरक्षण किया जाएगा, और क्या करेंगे इसमें, है ना। तो बाघ का दोस्तों क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे, बाघ का शिकार नहीं करेंगे, है ना, विदेशी बाघ की आयात नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा आपका ए बी नंबर आपका बिल्कुल सही है कि बाघों का इसमें क्या किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा सबसे अधिक बाघों की संख्या अगर पूछे तो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, है ना। चलिए टाइगर स्टेट भी इसको कहा जाता है। चलिए बाघों के लिए जो प्रसिद्ध भारत के कुछ वन्य जीव अभयारण्य हैं, जैसे कि दुधवा, 1 नंबर पूछा जाएगा आपको, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भाई, है ना। तो दूध का उत्पादन सबसे अधिक होता है यूपी में, है ना, याद रखिएगा दूध का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, यूपी में। तो दुधवा कहाँ हो जाएगा, यूपी में, ठीक है। दुधवा सबसे ज्यादा यूपी में है और दूध सबसे ज्यादा यूपी में है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा यूपी। रणथंभौर, ठीक है, रणथंभौर, है ना। तो रणथंभौर दोस्तों ये कहाँ है आपका, राजस्थान, र से रणथंभौर राजस्थान याद रखिएगा। कान्हा अगर पूछे तो कान्हा कहाँ हो जाएगा, कान्हा हो जाएगा आपका, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। बांधवगढ़ कहाँ है भाई ने भाई, तो बांधवगढ़ कहाँ है जल्दी से बताइएगा,
बांधवगढ़ हो जाएगा आपको। चारों पट्टी से बंधा हुआ राज्य कौन सा है? बांधवगढ़ माने बंधा हुआ राज्य, है ना। ऐसा ऐसा कुछ ट्रिक लगा करके आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बंधा हुआ यानी कि बांधवगढ़, तो मध्य प्रदेश क्या है? चारों तरफ से बंधा हुआ है, तो मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो विश्व के, है ना, विश्व का मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, भारत का तो है ही, भारत के साथ साथ विश्व का भी सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व जो है दोस्तों, उसका नाम है नामदफा। क्या नाम है? नामदफा टाइगर रिजर्व। और नामदफा कहाँ है? तो नामदफा हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। नामदफा टाइगर रिजर्व कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रश्न नंबर निम्नांकित में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या किसका है? नागालैंड है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है। तो ये भी सवाल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना बार आप लोग को रिवीजन हम करवा दिए हैं, ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। जनसंख्या घनत्व जो निकाला जाता है प्रति वर्ग किलोमीटर में, है ना, कितने लोग रहते हैं, इसी को निकाला जाता है दोस्तों। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम लोग रहते हैं, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं अरुणाचल में। सबसे अधिक रहते हैं आपका अपना बिहार में, है ना। सबसे अधिक कहाँ रहते हैं? बिहार में रहते हैं। कितने रहते हैं? तो 1106 व्यक्ति रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में बिहार में आपका, ठीक है। तो ये आप यहाँ से ध्यान में रखना है ना। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है दोस्तों, वो सबसे अधिक जनसंख्या है। सबसे कम जनसंख्या कहाँ है? सिक्किम की है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? राजस्थान का। सबसे कम गोवा का, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का, सबसे अधिक साक्षरता दर केरल का, सबसे कम साक्षरता दर बिहार का। चलिए अगला प्रश्न है आपका 79 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि भूटान की सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई आपको पूछ रहा है दोस्तों, भूटान की, है ना। तो भूटान की सबसे ऊंची चोटी भाई साहब कौन होगा? तो भूटान की जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, है ना, इसकी ऊंचाई क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन है 7534 मीटर, 8848 मीटर। तो 8848 तो होगा नहीं क्योंकि ये माउंट एवरेस्ट है। 7553 या 7534 क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा 7553 मीटर दोस्तों। ये भूटान की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि भूटान जो आपको बसा हुआ है ना, ये पूरा आपको हिमालय की गोद में बैठा हुआ है दोस्तों भूटान आपका, ठीक है। तो ये सबसे ऊंची चोटी आपका भूटान का यही है। चलिए, और इसका नाम क्या है भाई साहब? अगर नाम पूछ लिया जाए कि सबसे ऊंची चोटी का जो नाम है, इसका नाम है कूला कांगरी। क्या नाम है? मैं लिख देता हूं, कूला कांगरी, ठीक है। तो कूला कांगरी इसका नाम है। भूटान की ये सबसे ऊंची चोटी है, 7553 मीटर है आपका, ठीक है। भूटान जो है ना दोस्तों, भूटान देश पूरा वनाच्छादित देश है आपका। यहाँ पर 70% क्या है? वन है ना। 70% क्षेत्रफल पर यहाँ पर वन है। भूटान की राजधानी आपको पता होगा कि थिम्पू होगा, है ना। भूटान की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय है, ठीक है, क्योंकि जो भारत का रहेगा वही भूटान का भी रहेगा, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 80 नंबर। प्रश्न है कि रेखीय मापक में 100वें भाग की दूरी किस मापक से मापी जाती है? देखिए, रेखीय मापक में कह रहा है 100वें भाग की दूरी जो है ये किस मापक से मापी जाती है? प्रतिनिधि भिन्न से, सरल मापक से, कर्णिक मापक से। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, कर्णिक मापक से दोस्तों ये मापा जाता है आपका। सी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपका, भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था ये किस वर्ष हुआ था? ये भी सवाल में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कि भोपाल गैस जो त्रासदी हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था? तो 1984 में हुआ था। आप पूरा डेट कमेंट करके बताइएगा। मैंने पूरा डेट आप लोग को एक बार नहीं कई बार बता चुका हूं कि भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था दोस्तों 1984 में हुआ था। नामे है भोपाल, तो भोपाल में हुआ होगा, है कि नहीं। और इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। कौन सी कंपनी था? तो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी आपकी, है ना, कंपनी थी दोस्तों, ठीक है। तो इसमें याद रखना है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है दोस्तों कि कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना में स्थित है। बताइए, कोसी बाढ़ परियोजना नियंत्रण ये कहाँ हो जाएगा? यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। तो भैया ये कोसी देख करके ही आपको टिक कर देना है अपना बिहार, क्योंकि कोसी बिहार का शोक कौन है? तो कोसी बिहार का है। तो यूपी कहाँ जाइएगा और बंगाल कहाँ जाइएगा, है ना। तो बिहार में ना होगा। तो कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना जो है ये संयुक्त परियोजना है आपका बिहार और नेपाल का। आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कभी ऑप्शन में दे देगा भारत और नेपाल, तो भैया बिहार तो भारत का नाम है ना, कहीं अलग दूर थोड़ी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका।
ठीक है। कोसी नदी घाटी जो है दोस्तों, है ना, कोसी जो बाढ़ नियंत्रण सिंचाई परियोजना है, इसका आरंभ हुआ था आपका 1954 में। ठीक है, 1954 में कोसी, ये तो बाढ़ नियंत्रण वाला है ना, ये कोसी नदी घाटी परियोजना जो हुआ था दोस्तों, ये 1954 में हुआ था, इसका आरंभ हुआ था आपका, ये आपको याद रखिएगा। कोसी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोसाई थान से। मैंने कई बार आप लोग को बता चुका हूँ, गोसाई थान। गोसाई थान कहाँ है भाई साहब? तो गोसाई थान हो जाएगा मेरी बहन, नेपाल में हो जाएगा आपका। ठीक है, कहाँ हो जाएगा? नेपाल में हो जाएगा। ये आपको यहाँ पर याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए, कोसी जो नदी है दोस्तों, ये 730 किलोमीटर बह करके गंगा नदी में मिलती है। तो कोसी नदी कितने दूरी बह करके गंगा नदी में मिलती है? तो 730 किलोमीटर बहती है, उसके बाद जाकर के ये गंगा नदी में मिलती है। कोसी को क्या कहते हैं? तो बिहार का शोक कहते हैं। कोसी को ही दोस्तों आपको मार्ग बदलने वाली नदी भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, आपका कुख्यात है या विख्यात है, याद रखिएगा आपको, है ना। चलिए, अगला प्रश्न है आपका कि कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना में, चलिए तो हो गया आपका 82। अब 83 नंबर देखते हैं कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ये सवाल भी मैंने आप लोग को कई बार रिपीट करवा दिया हूं कि अफ्रीका की वो कौन सी नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। अब मकर रेखा तो आपको पता है कि किसे कहते हैं, तो ये है आपका 0 डिग्री, है ना, ये है आपका 23.5 डिग्री दक्षिण, है ना, 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध है। ठीक है, और ये है 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध है, इसको कहेंगे आपको एन से दे देंगे, यानी कि कर्क रेखा ये वाला है, और दक्षिण वाला हो जाएगा आपका मकर रेखा, यानी कि ये वाला हो जाएगा आपका मकर, और ये वाला बीच वाला क्या हो जाएगा आपका भूमध्य रेखा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। तो ये मकर रेखा कह रहा है दोस्तों, कौन सी नदी है जो ना ये मकर रेखा को 2 बार काटेगी, मतलब एक बार ऐसे काटेगी और फिर एक नीचे काटेगी, है ना। ये जैसे मकर रेखा है ना, ये नदी बहते बहते ऊपर गई, बहते बहते फिर नीचे आ गई, तो ये नदी क्या हो गई? 2 बार काट दी। उस नदी का क्या नाम है? लिम्पोपो नदी, है ना। क्या नाम है? लिम्पोपो नदी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार बताए गए हैं। अगर आपसे पूछे कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो भूमध्य रेखा जैसे मानती है, भूमध्य रेखा है, इसको 2 बार काटी, ऐसे ऊपर गई और फिर नीचे आकर काट दी, तो ये हो जाएगा दोस्तों भूमध्य रेखा को काटने वाली जो नदी है उसका नाम है कांगो नदी। ठीक है, कांगो नदी है, ये आपको अफ्रीका में पड़ता है, कांगो देश में ही आपको। ठीक है, एक अगर पूछे दोस्तों कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, तो कर्क रेखा को ऊपर गई और फिर नीचे काट दी, तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो जाएगी माही नदी। ठीक है, याद रखिएगा, महेंद्र सिंह धोनी यानी माही नदी। ठीक है, अपने भारत वाला, है ना, तो ये आपको यहाँ से याद रखना है, तीनों को काटती है ना। तो लिम्पोपो हो जाएगा मकर रेखा, है ना, याद हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? सार्क, सार्क वो मछली सार्क मत समझ जाइएगा, ठीक ना। ये सार्क भाई साहब SAARC, है ना, वो सार्क नहीं है, मछली वाला सार्क नहीं है। ठीक है, उसका मुख्यालय आपसे सचिवालय पूछ रहे हैं, ये सार्क है दोस्तों, है ना, ये आपका संगठन है। तो सार्क यानी कि इसका जो सचिवालय है दोस्तों वो है काठमांडू में। कहाँ है? काठमांडू, यानी कि काठमांडू कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू। ठीक है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। सार्क की राजधानी है आपको काठमांडू दोस्तों, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर आपका बिल्कुल सही। अगर कहे भैया कि सार्क की स्थापना कब हुई, जल्दी से बताइएगा। 8 दिसंबर, नोट करिएगा, 8 दिसंबर 1985 को हुई थी दोस्तों सार्क की स्थापना। ठीक है, सार्क में दोस्तों अभी वर्तमान में 8 देश हैं। वर्तमान में कितने देश हैं? 8 देश हैं। पहले इसमें कितना था? 7 देश था, है ना। 8वां देश कौन जुड़ा? अफगानिस्तान इसमें 8वां देश जुड़ा। तो अभी टोटल इसमें कितने देश हैं? 8 देश हैं। ये 8 देश कौन कौन से हैं याद रखिएगा, है ना। तो भारत के जो ही पड़ोसी देश हैं, है ना, लेकिन पड़ोसी तो म्यांमार भी है, म्यांमार को इसमें हटा देना है। तो एक तो भारत हो जाएगा, नोट करिएगा, भारत है, पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, मालदीव है, श्रीलंका है और अफगानिस्तान है। 8 को हुआ कि नहीं हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल सही। 8 जो इसमें क्या है दोस्तों देश है आपका, भारत, पाकिस्तान, है ना, और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान। भारत के जो 2 पड़ोसी देश इसमें नहीं है, एक आपका इसमें चाइना नहीं है और एक आपका म्यांमार नहीं है। ठीक है, ये दोनों को हटा करके आपको गिनना है, ध्यान रखिएगा। स्थापना बहुत बार पूछा गया है, 1985 में 8 दिसंबर को हुई थी दोस्तों। काठमांडू इसका क्या है? मुख्यालय है ना, सार्क का। चलिए तो और कुछ इसके बता दें आपको। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अगर आपसे पूछे हम कि विश्व बैंक का मुख्यालय, जल्दी से बताइएगा, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है ना। विश्व बैंक का मुख्यालय जो है दोस्तों ये है आपको वाशिंगटन में। कहाँ है?
वाशिंगटन में है आपको विश्व बैंक का मुख्यालय, ये आप भी ध्यान रखिएगा। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी मुख्यालय दोस्तों वाशिंगटन डीसी में ही है, याद रखिएगा। वाशिंगटन कहाँ है? तो यूएसए में है, ठीक ना। चलिए, अगर पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ये वाला जो हेग दिख रहा है ना, ये हेग में है। और हेग कहाँ है भैया? तो नीदरलैंड में है ना, नीदरलैंड की राजधानी है द हेग। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सुनामी चेतावनी का एक संकेत है? देखिए, सुनामी आता कहाँ है? तो सुनामी आपको कहाँ आएगा भाई? समुद्र में आएगा, है ना। सुनामी कहाँ आएगा? समुद्र में आएगा। समुद्र में सुनामी कैसे आता है? यानी जैसे पृथ्वी पर स्थल पे अगर सुनामी भूकंप आएगा तो स्थल पे जो अगर भूकंप आ रहा है तो भूकंप है, लेकिन समुद्र में जो भूकंप आएगा ना उसी को कहते हैं सुनामी, ठीक है। और सुनामी में भी बहुत ज्यादा जानमाल की क्षति होती है, ठीक है। तो सुनामी आपको याद होगा 2004 वाला सुनामी, ठीक है, जिसमें इंदिरा पॉइंट हमारा डूब गया था, है ना। जो इंदिरा पॉइंट है हमारा, है ना, अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है दोस्तों, ये 2004 में जो सुनामी आया था, लाखों लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी, ठीक है। सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में लोग इसमें मरे थे दोस्तों, है ना। तो ये मतलब कि डूब गया था आपका हमारा जो इंदिरा पॉइंट था, लेकिन बाद में फिर से बाहर आ गया है आपका, ठीक है। तो ये आप यहां से याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुनामी चेतावनी का एक संकेत क्या है? तूफानी मौसम, बौछार, समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाली पानी। तो बिल्कुल सही सी हो जाएगा। देखिए, सुनामी में होता क्या है ना, अब जैसे ये वाला स्थल क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? पूरा पानी पानी भरा हुआ है। लेकिन सुनामी क्या होता है दोस्तों? ये पानी जो है ना, मतलब कि जैसे कि अभी पानी, मान लीजिए पानी का स्तर जो है यहाँ तक है, लेकिन जब सुनामी आएगा तो पानी का स्तर यहाँ पहुँच जाता है, ठीक ना। यहाँ पहुँच जाता है पानी का स्तर, तो यहाँ पर जो मुन्ना मुन्नी खड़े हैं ये आगे बढ़ जाते हैं इसको देखने के लिए, है ना, कि पानी आखिर आगे काहे चल गया। और डायरेक्ट दोस्तों फिर पानी यहाँ पहुँच जाता है, सबको अंदर समा लेता है। यही होता है सुनामी में। तो वही लिखा है कि समुद्र तट से तुरंत वापस गिरने वाली जो पानी है दोस्तों, ये है आपका सुनामी, ठीक है। जबरदस्त आता है सुनामी, है ना। जब सुनामी आएगा तो पानी थोड़ा सा आगे की ओर चला जाता है ना, और फिर एक बार पानी आपको पूरा ऊंचा पानी आएगा आपको, है ना, पूरा तरंग लिए पानी आएगा आपका, ज्वार जो जिसको आप कहते हैं, है ना। तो ये पूरा लिए आएगा और जितना तट पर लोग रहेगा, है ना, बंदर मतलब वहां पर जहाज रहेगा, कुछ भी रहेगा, उसको अपने अंदर समा लेता है, ठीक है। इसीलिए आप समुद्र के किनारे जाइए तो थोड़ा सा सतर्क वगैरह रहिए आप, ठीक है ना। बहुत सारे लोग जाते हैं घूमने के लिए और हादसा हो जाता है। इसलिए आप घूमने गए हैं, बहुत बढ़िया बात है ना, आपके पास घूमने गए हैं, ठीक है, लेकिन इस सब चीज़ों से भी थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। समुद्र के किनारे जाते हैं, है ना, बीच के किनारे जाते हैं, ठीक है, नदी के किनारे जाते हैं और वहाँ जा कर के खेला करने लगते हैं, उसमें बहुत सारा घटना हो जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका 86 नंबर। कह रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है दोस्तों? वायुमंडल में उपस्थित वो कौन सी गैस है? तो ये तो गैस आपको सबको पता होगा, वो जो गैस है आपका, है ना, कौन सी गैस है? ओजोन गैस है ना। ओजोन गैस ही है दोस्तों जो हमारे वायुमंडल में जो आपका पराबैंगनी किरणें हैं, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें निकलती है उसको क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो 20 किलोमीटर है। मैंने डेली बताता हूँ ओजोन परत की ऊंचाई, याद रखिएगा। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? तो ये समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है, समताप मंडल में पाया जाता है, याद रखिएगा, है ना। समताप मंडल में क्या होता है? तो वायुयान उड़ता है समताप मंडल में, है ना, समताप मंडल में वायुयान उड़ता है, ठीक है। चलिए, तो अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नोक्त में से किसे तूफानी चालीसा कहते हैं? बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। तूफानी चालीसा याद रखिएगा, जरूर पूछेगा आपको तूफानी चालीसा, है ना। तो तूफानी चालीसा किसको कहते हैं? देखिए, चालीसा जैसे ही आवे, है ना, चालीसा आवे, 50 आवे, 60 आवे, ठीक है। तो ये क्या है? हवा है दोस्तों। ये क्या है? हवा है ना। ये क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं चलती है और इसका 40 डिग्री पर जो हवा चलेगी इसको चालीसा कहेंगे, 50 डिग्री पर जो चलती है उसको 50 कहते हैं, 60 डिग्री पर जो चलती है उसको 60 कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 नाम है आपको, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। गरजता चालीसा इसको कहते हैं या तूफानी चालीसा इसको कहा जाता है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर आपका बिल्कुल सही है कि दक्षिणी गोलार्ध में 40 से 60 डिग्री दक्षिण के बीच चलने वाली हवा को क्या कहते हैं? आपको तूफानी चालीसा कहते हैं, ठीक है। इसी को गरजता चालीसा या प्रचंड 50 और चिखता 60 के नाम से इसको जाना जाता है। स्थानीय लोग इसका नाम दिए हैं दोस्तों, ठीक ना। तो ये आप यहां से याद रखिएगा। अगला प्रश्न पर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर है आपका 88 नंबर। कह रहा है कि भारतीय वस्त्र उद्योग में इनमें से किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है? तो वस्त्र उद्योग में आप किसका सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं? सूती का या ऊन का या कृत्रिम रेशा का?
तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग होता है वो सूत का प्रयोग होता है। ठीक है, भारतीय वस्त्र उद्योग में किसका प्रचुर मात्रा में इस्तेमाल होता है, तो सूत का होता है ना। प्रचुर मात्रा पूछ रहा है तो भैया कोई एक ही आंसर होगा। ठीक है, और इस समय आपको बहुत सारे लोग देखेंगे कि इसका भी तो यूज होवे करता है, एकरो यूज होता है, एकरो यूज होता है, लेकिन प्रचुर पूछ दिया तो कोई एक ही को ना होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों पर भी आपको थोड़ा सा गौर करना है ना। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, है ना। तो सूत की जो यहाँ पर सूत जो दिया दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। सूत यहाँ पर सूती लिखना चाहिए, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहता है ना। तो सूती यहाँ पर लिखना चाहिए, सूत यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। तो सूती वस्त्र अगर पूछे कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है सूती वस्त्र, है ना। चलिए, इसका जन्मभूमि किसको कहते हैं, तो सूती वस्त्र का जन्मभूमि कहा जाता है आपको भारत को। सूती वस्त्र का जन्मभूमि भारत को ही कहा जाता है दोस्तों, है ना। भारत के लिए आपको पता है कि सूती वस्त्र के लिए कौन कौन प्रसिद्ध है, बॉम्बे है, अहमदाबाद है, कानपुर है ना। ये सभी जगह जो है आपको सूती वस्त्र के लिए फेमस जगह है ना। बहुत सारे मिल है वहाँ पर। ठीक है, और सूती का उत्पादन कहाँ होगा, कपास से होता है। और कपास का उत्पादन कैसे होगा, काली मिट्टी में होगा, है ना। और काली मिट्टी का निर्माण कैसे होगा, बेसाल्ट से होगा। ठीक है, बेसाल्ट का निर्माण कैसे होगा, लावा से होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 89 नंबर। 89 प्रश्न कह रहा है कि रेसे वाली फसलें कौन सी है, रेसे वाली। अब रेसा जिसमें क्या, कपास में रेसा होता है, गन्ना में रेसा होता है, अलसी में रेसा होता है, चावल में रेसा होता है। किस में होता है, चावल में रेसा देखें कभी, ये तो ऐसे ही कट गया आपका, है ना। कपास, मकई, तंबाकू, केला, कपास, सनई, पटसन, मेस्ता, क्या होगा दोस्तों 89 का, ऑप्शन नंबर 1 तो हम पहले काट दिए, है ना। तो देखिए सी, बी नंबर भी आपका गलत है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही, है ना। कपास, सनई, पटसन, मेस्टा, ये क्या है दोस्तों, रेसा है ना। इससे रेसा निकलता है आपका, क्या निकलता है, रेसा इससे निकलता है ना। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि तंबाकू का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है विश्व में, है ना, तंबाकू का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक कहाँ होता है, तो वो हो जाएगा चाइना में। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक कहाँ हो रहा है, चाइना में होता है। और भारत में दोस्तों, भारत में देखिए कभी कभी आंध्र प्रदेश होता है और फिर कभी कभी दूसरा नंबर पे गुजरात है ना। तो कभी गुजरात भी आगे निकल जाता है। हम कई एक जगह देखे थे कि गुजरात दिया हुआ था, थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन भी हो रहा था, है ना। लेकिन अधिकतर जगह आप आंध्र प्रदेश ही देखते होंगे कि तंबाकू के उत्पादन में आगे है दोस्तों। ठीक है, तंबाकू ही कैंसर का एक मुख्य कारण है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, प्रश्न नंबर 90 नंबर कह रहा है कि भारत और नेपाल के संयुक्त नदी घाटी कौन सी है। तो अभी आपको हम थोड़ा सा पहले बताए थे कि भारत और नेपाल की जो संयुक्त नदी घाटी परियोजना होगी वो कौन सी होगी, तो कोसी होगी, है ना। कौन सी होगी, कोसी नदी घाटी परियोजना, है ना। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही दोस्तों। अगर पूछे कि भारत का सबसे पहला नदी घाटी परियोजना कौन सा है, तो भारत का हो जाएगा डीवीसी, है ना। भारत का डीवीसी जिसका निर्माण हुआ था दोस्तों आपका कब, तो 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के करकमलों के द्वारा आपका, ठीक ना। और इसी को कहा गया दोस्तों आधुनिक भारत का मंदिर भी कहे थे उन्होंने। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दामोदर घाटी परियोजना जो है ये झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है, क्योंकि ये दोनों राज्यों को ही फायदा होता है आपका। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे परियोजना है ना। चंबल परियोजना है, दुर्गा बैराज परियोजना है, भाखड़ा नांगल परियोजना है, ठीक है, सतलज परियोजना है, बहुत सारा परियोजना है आपका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 91 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। देखिए, लैटेराइट मिट्टी तो ऐसे बहुत सारे राज्य में पाई जाती है, लेकिन जहां पर अधिक बारिश होगी ना वहां पर पाया जाएगा। कर्नाटक राज्य में बहुत अधिक लैटेराइट है, तमिलनाडु में लैटेराइट मिट्टी बहुत ज़्यादा है आपका। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में चले जाइएगा तो आपको असम वगैरह में बहुत सारा लैटेराइट मिट्टी है। तो ऑप्शन देख लीजिए ना, वो गुजरात में नहीं होगा, है ना। गुजरात में नहीं होगा भाई साहब, राजस्थान में तो होगा ही नहीं होगा, है ना। जम्मू कश्मीर में भी नहीं है आपका, हिमाचल में भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या बचा, ये नंबर है, कर्नाटक और तमिलनाडु में, है ना। यहाँ पर आपको लैटेराइट मिट्टी हो जाएगी आपको। ठीक है, लैटेराइट मिट्टी में किसकी अधिकता होती है, मैंने डेली बताता हूँ, आयरन और सिलिका की अधिकता होती है। ठीक है, ताकि आपको याद रहे और आप गलत एग्जाम में नहीं करें, है ना। अब ज़्यादा दिन समय नहीं बचा है, आप जितना से ज़्यादा हो सके रिवीजन करिए, है ना। जो आपको पढ़ा दिया गया है, जो आपको एनसीईआरटी बुक दी, एनसीईआरटी जो पीडीएफ दिया गया है चैप्टर वाइज, रिवीजन करते रहिए, आपको फायदा होगा। ठीक है, कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है ना। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों निकलती है चोमा युंगडुंग हिमनद से, है ना। ये हिमनद पूछ दिया है तो आप ध्यान रखिएगा, चेमा युंगडुंग जो ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग हिमनद जो है यहीं से निकलती है आपको ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं भाई, तो इसको तिब्बत में कहते हैं सांगपो,
है ना। तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं, याद रखिएगा, है ना। और ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों आपको अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, तो दिहांग कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं। और असम में क्या कहते हैं, तो असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और इसको दोस्तों बांग्लादेश में क्या कहते हैं, तो इसको बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। बहुत सारे नाम से जाना जाता है, आपको ब्रह्मपुत्र नदी याद रखना है। तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यही फिर नदी पद्मा से मिलकर के मेघना का निर्माण करती है। मेघना नदी भी उसमें आकर के मिलती है। मेघना भी एक छोटी नदी है ना। उसके बाद इसका नाम मेघना पड़ जाता है और फिर जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर की बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है ना। बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है, मृदा अपरदन, वनोन्मूलन, नदी तल का गाद। अब देखिए इस प्रकार के जो सवाल होते हैं कि बार बार बाढ़ आने के क्या कारण है, तो कारण जैसे ही पूछे दोस्तों तो कारण तो एक कारण नहीं होगा बाढ़ आने का, है ना। बाढ़ आने का एक कारण नहीं है, या फिर जो हमारा जो जनसंख्या बढ़ रही है तो जनसंख्या बढ़ने का भी एक कोई कारण नहीं है, बहुत सारा कारण है। तो इस प्रकार के जो सवाल है ना, इसका आप जो 90% जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 से अधिक होगा, ठीक है। जो कारण यहाँ पर पूछ रहा है, मुख्य कारण पूछ रहा है, मृदा अपरदन है, वनोन्मूलन है, नदी तल का गाद है, ये सारे क्या है मुख्य कारण में आते हैं। और ये आंसर हो जाएगा आपका 93 का डी नंबर, है ना। बाढ़ बढ़ाने का, बार बार बाढ़ आ रहा है इसका मतलब है कि जंगल का आप सफाई कर दिए हैं, है ना। नदी का जो तल है वो उसमें गाद जमा हो गया है ना। गाद जमा हो गया है तो पानी उसमें ज़्यादा मतलब रह नहीं पाता है ना। मृदा अपरदन हो गया है, बहुत सारा ये आपको तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 24 नंबर कि एशिया और अफ्रीका को पृथक करता है। 24 नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर 94 होगा, ठीक है। एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करता है भैया, तो एशिया और अफ्रीका महादेश, है ना। तो एशिया और अफ्रीका महादेश को अलग करता है जो है वो आपको कौन सा गया, स्वेज नहर हो जाएगा आपका बी नंबर 24 का, है ना। आप देखे होंगे ना, आपको इस प्रकार से आपको हो जाएगा। 1 मिनट में फिगर बनाने का कोशिश करता हूँ। ये है दोस्तों आपको अफ्रीका महादेश, है ना। थोड़ा सा गलत बना है लेकिन फिर भी आप समझ जाइएगा। और इसके बीच में आप देखिएगा तो यहाँ पर दोस्तों ये क्या है, ये वाला है आपका लाल सागर, है ना। ये क्या है, लाल सागर है, ठीक है। और इसके यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको भूमध्य सागर, ठीक है। तो ये भूमध्य सागर, और यहीं पर दोस्तों क्या है, नहर है, स्वेज नहर जिसको कहते हैं। तो यही जो स्वेज नहर है इसके ऊपर एशिया है और ये नीचे क्या है, अफ्रीका है। तो ये लाल सागर जो है यहाँ पर आपका स्वेज नहर जो है ये क्या करता है, आपको अलग करता है एशिया और अफ्रीका को। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर देखिए लाल सागर भी ऑप्शन में दे सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है ना, लाल सागर भी दे सकता था। और यहाँ पर स्वेज नहर है, स्वेज नहर आपको ऑप्शन में दिया है तो आपको स्वेज नहर टिक करना है, ठीक है। चलिए स्वेज नहर का पूछा जाता है कि राष्ट्रीयकरण कब किया गया आपका, है ना। तो स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था आपका कब हुआ था, 1956 में, 1956 में दोस्तों स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। स्वेज नहर पर अधिकार किसका है, तो मिस्र का अधिकार है ना। इसका अधिकार किसका है, मिस्र का अधिकार है दोस्तों, है ना। पूरा जो टैक्स आता है वो किसको मिलता है, तो मिस्र को मिलता है, ये आप ध्यान रखना है। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था, तो 1969 में इसका निर्माण हुआ था, ये भी आप यहाँ से याद रखिएगा। स्वेज नहर की अधिकतम चौड़ाई कितनी है, तो अधिकतम चौड़ाई इसकी है 365 किलोमीटर और न्यूनतम इसकी चौड़ाई है आपको 60 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आप यहां से याद रखना है ना। चलिए अगला है दोस्तों कि भारत में कॉफी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, कॉफी कर्नाटक, है ना। आप याद रखिएगा, क से कॉफी और क से कर्नाटक, बिल्कुल आपको याद रखना है। कॉफी उत्पादन करने वाला सबसे अधिक जो राज्य है कर्नाटक है। चेरी ब्लॉसम नाम सुने हैं ना, चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम जो हवाएं हैं दोस्तों ये कहाँ चलती है, चक्रवातीय हवा है चेरी ब्लॉसम। और चेरी ब्लॉसम जो हवा चलती है वो कर्नाटक में चलती है ना। जैसे कि काल वैसाखी कहाँ है, ये आपका पश्चिम बंगाल का है। धूल भरी आंधी कहाँ का हवा है, तो आपका पंजाब का है, ठीक है ना। बिहार में क्या चलता है, लू चलता है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों कर्नाटक में क्या हो जाएगा, चेरी ब्लॉसम। और आपका केरल में क्या हो जाएगा दोस्तों, आम्र वर्षा, है ना। यदि आपको पूछा जाता है याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। तो ब्राजील जो है वो कहवा में प्रथम स्थान है, ठीक है। ब्राजील जो है ये कहवा यानी कि कॉफी में प्रथम स्थान है ना। और आपका जो ब्राजील में सबसे अधिक उत्पादन होता है कॉफी का, ये भी आपको पूछा जाता है। ब्राजील का एक
साओ पोलो जो है दोस्तों कहवा की मंडी कहा जाता है साओ पोलो को, ठीक है ना, तो ये भी आप याद रखिएगा। और एक बंदरगाह बना दिया गया है सिर्फ कहवा के लिए, वहां से सिर्फ कहवा का निर्यात होता है, यानी कि कॉफी का निर्यात किया जाता है, वो है सेंटोस बंदरगाह, ठीक है। सेंटोस बंदरगाह से सिर्फ कहवा का निर्यात होता है, यानी कि कॉफी का निर्यात होता है दोस्तों, ठीक है। कहवा क्या है, तो एक पेय पदार्थ है जिसको आप लोग पीते हैं, है ना, हम तो नहीं पीते हैं, चाय कॉफी हम कुछ नहीं पीते हैं, ठीक है, एकदम सादा सादी आदमी है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर है आपका 96 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्यरात्रि का सूर्य देखने को मिलेगा। देखिए मध्यरात्रि का सूर्य आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो आर्कटिक और अंटार्कटिका क्षेत्र में देखने को मिलेगा, है ना, दो जगह ये देखने को मिलेगा दोस्तों, एक तो आर्कटिक क्षेत्र में और एक अंटार्कटिका क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही, है ना। एक तो आपका नॉर्थ वाला में, एक आपको साउथ वाला में। नॉर्थ का मतलब हो गया आर्कटिक और साउथ का मतलब हो गया अंटार्कटिक, तो दोनों जगह आपको देखने को मिलेगा क्या, मध्यरात्रि का सूर्य। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए डूबते सूर्य का देश किसको कहते हैं, तो ब्रिटेन को कहते हैं डूबते सूर्य का देश, और उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। मध्यरात्रि सूर्य का देश कहते हैं नॉर्वे को, है ना, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 97 नंबर। प्रश्न है कि भारत में सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो सबसे पुरानी, तो आपको हम बताए थे कि सबसे पहले जो भारत का है वो है 1948 में दोस्तों इसका स्थापना हुआ था, वो था आपको दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। दामोदर यानी कि DVC, ठीक है, DVC सबसे पहली भारत की नदी घाटी परियोजना थी, दामोदर नदी पे बनाई गई थी। और इससे फायदा किसको हुआ, एक तो आपको झारखंड को हुआ, है ना, एक झारखंड को और एक आपको बंगाल को, ठीक है, तो दो राज्यों से इसको फायदा है ना। पहले दामोदर को कहा जाता था बंगाल का सूख, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा बाढ़ आता था। ये भी दोस्तों बहती है कैसे, तो ये भी बहती है दोस्तों आपको भरंस घाटी से होकर के, है ना। दामोदर घाटी जो क्षेत्र है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, आपको गोंडवाना कोयला के लिए, है ना। भारत में जो कोयला पाई जाती है वो गोंडवाना कोयला ही पाई जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका दामोदर नदी। हीराकुंड बांध जो है दोस्तों ये दुनिया की सबसे लंबी बांध है ना, याद रखिएगा। चलिए और चंबल जो नदी है दोस्तों ये उत्खात भूमि के लिए जानी जाती है, चंबल नदी आपकी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न नंबर है कि संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, है ना। इसमें संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला जो स्थान है वो है अपना माशिनराम, है ना, वो है अपना माशिनराम। और ये है कहाँ, तो मेघालय में है। एक क्वेश्चन पूछ देगा कि मेघालय में 3 को पहाड़ी है, एक है गारो, एक है खासी, एक है जयंतिया, है ना। तो ये वाला है गारो, ये वाला है खासी, ये वाला है जयंतिया। तो माशिनराम जो पड़ता है दोस्तों, माशिनराम कहाँ है, तो माशिनराम है खासी में, है ना। बीच वाला है दोस्तों खासी और प्रथम है आपको गारो और ये है आपका जयंतिया। ये 3 पहाड़ी है ना। इसी के मुख्य कारण है यहाँ पर ज़्यादा बारिश होने का आपका। तो माशिनराम जो है वो खासी पहाड़ी पर है, ये अभी आपको पूछा जाता है। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर जो बारिश होती है ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया है 1141 सेंटीमीटर वर्षा, ठीक है। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड यहाँ पर दर्ज किया गया है, दुनिया में सबसे अधिक, ठीक है। अगर पूछे कि दुनिया का सबसे सूखा स्थल कौन सा है ना, सबसे सूखा यानी कि ठंडा स्थल, तो सबसे सूखा जो हो जाएगा दोस्तों वो बर्खोयास्क हो जाएगा, ठीक है। बर्खोयास्क जो है वो सबसे शुष्कतम हो जाएगा, सूखा हो जाएगा। अगला है कि काली मिट्टी मुख्यतः किस फसल के साथ संबंधित है। काली मिट्टी, तो काली मिट्टी में होता है कपास, क से काली, क पे से कपास आपका, ठीक है, क से काली हो जाएगा। और काली में कौन सी होती है, कपास होती है। और कपास से किसका निर्माण होगा, तो आपका सूती वस्त्र का निर्माण होता है। और यही कारण है कि गुजरात और महाराष्ट्र दोस्तों सूती के लिए जाना जाता है आपका, क्योंकि वहाँ पर कपास की मिट्टी बहुत ज़्यादा है, काली मिट्टी बहुत ज़्यादा है और कपास का वहाँ पर बहुत ज़्यादा खेती होता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से याद रखना है। काली मिट्टी को ही एक दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मिट्टी, है ना। इसी को दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी को ही कपासी मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को ही स्वतः कृषि मिट्टी भी कहा जाता है ना। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मेरियाना खाई कहाँ स्थित है। मेरियाना खाई, मेरियाना जो खाई है दोस्तों ये दुनिया का सबसे गहरा स्थान है आपका, है ना। सबसे गहरा पॉइंट आपका यही है मेरियाना खाई। और ये मिलेगा आपको कहाँ, तो प्रशांत महासागर में मिलेगा सॉरी, ये मिलेगा आपको प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसकी गहराई कितनी है, तो 11,033 मीटर, ठीक है। अगर ऑप्शन में 11,022 मीटर दिया रहे तो आपको 22 भी टिक कर देना है, अगर 33 दिया रहे तो 33 टिक करना है, ठीक है। तो 11,033 मीटर इसकी गहराई है। कहीं कहीं आपको 22 भी मिलता है, एनसीईआरटी बुक में 22 से दिया गया है ना। तो 11,033 ऐसे आधिकारिक 33 है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। मेरियाना खाई जो है दोस्तों पृथ्वी की सबसे गहरी खाई है ना। ये आपको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा,
निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गोवा की तो समुद्री सीमा है, गुजरात की भी है, राजस्थान का है, बिल्कुल नहीं है। राजस्थान का कोई समुद्री सीमा नहीं है। गुजरात का जो समुद्री सीमा है दोस्तों, इसको क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट कहते हैं। और गोवा का जो तट है दोस्तों, इसको कोंकण तट कहते हैं, है ना। ये आप यहाँ से याद रखिएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि राजस्थान का कोई भी समुद्री सीमा नहीं है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा 101 का। भारत में टोटल कितने राज्य हैं जो तटीय सीमा से सटे हुए हैं? तो मैंने एक बार यहाँ पर आपको याद करा देता हूँ कितने राज्य हैं। ठीक है, तो टोटल 9 राज्य है ना। टोटल कितने राज्य हैं? 9। एक हो जाएगा गुजरात, दूसरा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, तीसरा हो जाएगा गोवा, चौथा हो जाएगा आपका कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और 9वां पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य आप यहाँ से याद रखिएगा एकदम क्रम से, है ना। गुजरात, महाराष्ट्र, आपको गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, कर्नाटक के बाद केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य दोस्तों आप एकदम क्रम से याद रखिएगा। पूरब में कौन कौन है, पश्चिम में कौन कौन है, पूरब में कौन कौन है, इस प्रकार से भी कभी कभी छांटने के लिए दे देता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 102 नंबर। 102 कह रहा है कि बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती है। देखिए, बराबर अंतराल पर उसी ऊंचाई को जोड़ने वाली, है ना, ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन सी होती है? हैस्यूर कहते हैं, कंटूर कहते हैं, या फिर स्पॉट हाइट कहते हैं। तो 102 का हो जाएगा, उसको कंटूर रेखा कहते हैं। तो है ना, बराबर ऊंचाई पर जोड़ने वाली जो स्थान है उसको कंटूर लाइन उसको कहा जाता है। ठीक है, यानी कंटूर जो होता है वो बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो ये आप यहां से याद रखिएगा। एक होता है दोस्तों आपका आइसोथर्म, है ना। तो आइसोथर्म क्या होता है बताइए? तो आइसो जो थर्म होता है ना, तो आइसोथर्म लाइन जो है दोस्तों, यह होता है कि मानचित्र पर समान तापमान के स्थान को मिलाने वाली रेखा को आइसोथर्म कहते हैं। एक होता है दोस्तों आइसोहेल, है ना। एक होता है आइसोहेल, मैं बराबर बता देता हूं ताकि आप लोग को याद रहे। आइसोहेल जो होता है, यह होता है धूप के समान अवधि वाले स्थान को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, तो आइसोहेल हो गया धूप के समान अवधि वाला, आइसोथर्म हो गया आपका तापमान के स्थान को मिलाने वाला, और एक होता है आइसोहाइट, तो समान वर्षा वाले स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को आइसोहाइट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 113 नंबर। 113 कह रहा है कि जिन संसाधनों का प्रयोग बार बार निरंतर किया जा सकता है उन्हें कहा जाता है। तो जिन संसाधनों का प्रयोग आप बार बार निरंतर करेंगे उसको क्या कहा जाता है? नवीकरणीय, अजैव, अनवीकरणीय। यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं? तो बार बार दोस्तों नया कर रहे हैं, तो नवीकरणीय, सिंपल बात है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। और नवीकरणीय संसाधन में क्या क्या आ जाएगा, है ना? तो इसमें आ जाएगा जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस, है ना, ये सारे हो जाएंगे। ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब हो जाएगा आपको दोस्तों किसमें? नवीकरणीय में आपका। और नवीकरणीय में क्या आ जाएगा? कोयला है, पेट्रोलियम है। ठीक है, तो ये सभी अनवीकरणीय है। अगला प्रश्न देखिएगा आपका 104 नंबर। आपको यहाँ पर सूची मिलाना है दोस्तों 104 का। एक तरफ है पुलिकट झील, तो पुलिकट झील कहाँ है भाई साहब? पुलिकट झील कहाँ है? चिल्का तो आपको पता होगा, चिल्का है उड़ीसा में, मिला दिए। बूलर आपको पता है कि कश्मीर में है, सबसे मीठा जल है। चिल्का सबसे खारा जल है ना। और सबसे बड़ा सांभर कहाँ है? तो सांभर राजस्थान में सबसे ज्यादा खारा वाला, सबसे अधिक। बचा एक हमारा पुलिकट झील तमिलनाडु। देखिए पुलिकट झील जो है ना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये दोनों सीमा रेखा पर है भाई साहब, है ना। देखिएगा तो ये है तमिलनाडु, ये है तमिलनाडु, इसके ऊपर है आंध्र प्रदेश। तो एकदम यहाँ सीमा रेखा पर आपको दिखेगा। कभी ऑप्शन में दे देगा तमिलनाडु, कभी ऑप्शन में दे देगा आंध्र प्रदेश, है ना। तो लड़कन कंफ्यूज आ जाते हैं। ठीक है, और अगर पूछे आपसे कोलेरू झील कहाँ है, बताइए तो। कोलेरू, है ना, जल्दी से बताइएगा कोलेरू झील कहाँ है? तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में आपका। ठीक है, कोलेरू हो जाएगा आंध्र प्रदेश। लोनार झील कहाँ है? लोनार हो जाएगा दोस्तों आपको महाराष्ट्र में। ठीक है, लोनार कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र में हो जाएगा। और उसके अलावा बेम्बानाद झील कहाँ है? जल्दी से बताइएगा। बेम्बा, है ना, बेम्बानाड झील। तो बेम्बानाद झील जो है हो जाएगा दोस्तों आपको केरल में हो जाएगा। बेम्बानाद झील केरल में हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके अलावा भी झील है दोस्तों सुरपाताल झील। तो सुरपाताल झील हो जाएगा उत्तराखंड में, है ना। इसके अलावा आपका बुलर झील, डल झील, है ना, शेषनाग झील, है ना, जितना नाग नागिन वाला मिले सब जम्मू कश्मीर मार देना है। सांभर झील, ठीक है, और भी झील है आपका। ये सब कुछ महत्वपूर्ण झील था, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि जूट के रेशे
पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? बहुत बढ़िया सवाल है ना। जूट से जो रेशा प्राप्त होता है ना। जूट क्या है दोस्तों? तो जूट एक रेशा मिलता है इससे हमें। और तो जूट से जो रेशा प्राप्त होता है दोस्तों, ये किससे मिलता है? तो ये तना से मिलता है ना। जूट किससे मिलेगा? तो ये तना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 105 का तना देखिए आपको कहीं मिल रहा है। फल हो गया, पत्ती हो गया, बीज हो गया, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। तना से मिलता है ना। जूट का जो रेशा प्राप्त होता है वो तना से प्राप्त होता है दोस्तों, ये आप यहाँ से याद रखिएगा, है ना। चलिए, जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो सबसे अधिक होता है दोस्तों भारत में। कहाँ पर होता है ना? विश्व में भी सबसे अधिक जूट का जो होता है वो भारत में होता है, और भारत में सबसे ज़्यादा होता है वेस्ट बंगाल में होता है। दूसरा नंबर पर अपना बिहार भी है ना। तो ध्यान रखिएगा, बिहार भी दूसरे नंबर पर है, ज़्यादा पीछे नहीं है, ठीक ना। तो यह देखिएगा, अगर पूछे दोस्तों कि जूट उद्योग का प्रथम कारखाना कहाँ खुला था, तो जूट वाला जो प्रथम कारखाना खुला था, ये खुला था आपको वेस्ट बंगाल में। और कब खुला था? तो 1855 में खुला था। और कहाँ खुला था? तो रीसरा में खुला था। रीसरा, ठीक है। कहाँ खुला था? रीसरा में खुला था दोस्तों, ये आप याद रखिएगा, है ना। भारतीय जूट निगम की स्थापना कब हुई? तो जूट निगम की स्थापना 1971 में हुई थी, भारतीय जूट निगम का। संपूर्ण अगर पूछे दोस्तों, है ना, भारत जो है वो संपूर्ण विश्व का कितना प्रतिशत जूट का सामान बनाता है? तो 35% दोस्तों जूट का सामान कहाँ बनता है? भारत में बनता है, ठीक है। आजकल तो जूट का ऐसे कम उपयोग हो गया है, पहले के समय में ज़्यादा उपयोग होता था, क्योंकि पहले जो सामान वगैरह आता था ना, वो जूट का बोरा में आता था। लेकिन आजकल जो प्लास्टिक वाला बोरा जो आ गया है ना, तो जूट वाला का वैल्यू खत्म हो गया है, ठीक है। तो आजकल जूट का उपयोग थोड़ा सा कम भी गया है। 106 नंबर सवाल कह रहा है कि ज्वारीय वन को अन्यथा क्या कहते हैं? बताइए। ज्वारीय वन, ज्वारीय वन को कहा जाता है मैनग्रोव वन। ज्वारीय वन नाम ही है दोस्तों, ज्वारीय वन। तो ये ज्वारीय वन का जो विस्तार होगा वो कहाँ पर होगा? जहाँ पर ज्वार आएगा, ठीक है। जहाँ पर ज्वार आएगा वहीं पर ज्वारीय वन का विस्तार ज़्यादा होता है। तो ज्वार सबसे ज़्यादा जो भारत में आता है दोस्तों, ये आपको गुजरात वाले क्षेत्र में, और एक आपका ये बंगाल वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो ये दो जगह आपको ज्वारीय वन देखने को मिलेगा। ऑप्शन दिया गया है, देख लीजिए, वो मैनग्रोव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना। ज्वारीय वन को मैनग्रोव वन भी कहा जाता है। मैनग्रोव वन में कौन से वृक्ष पाए जाएंगे? तो सुंदरी, है ना। यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाया जाता है ना। इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों बंगाल में जो आपका सुंदरवन का डेल्टा है, इसका नाम पड़ गया है सुंदरवन का डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से बना है दोस्तों। अगला सवाल है आपका 107 नंबर। 107 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक भौगोलिकीय क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? बताइए। एक भौगोलिकीय क्षेत्र में दोस्तों सभी पारिस्थितिक तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है जीवोम। क्या कहते हैं इसको? इसी को तो कहते हैं जीवोम, है ना। क्या कहते हैं इसको? जीवोम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना। आंसर नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका 108 नंबर। 108 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पर्यावरणीय प्रदूषण को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? देखिए, पर्यावरण जो हमारा प्रदूषण है, तो पर्यावरण प्रदूषण को दोस्तों कोई एक चीज नियंत्रित नहीं करेगा, है ना। कोई एक चीज ऐसा नहीं है कि जिसको हम लगा देंगे, कर देंगे तो पर्यावरण हमारा एकदम सही हो जाएगा, नहीं। इसके लिए बहुत सारा उपाय है ना। बहुत सारा नियंत्रण करना पड़ेगा आपको, तब जाके हमारा पर्यावरण सही होगा। अब जैसे कि कह रहा है कि परमाणु विस्फोटों को रोक करके, बिल्कुल सही बात है। विद्युत वाहन विनिर्मित कर करके, ये भी ठीक है। गंदा पानी का उपचार करके, ये भी ठीक है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। तो इस प्रकार के सवाल का ज्यादा करके आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। और इसी में लोग कंफ्यूज थोड़ा सा कर जाते हैं, ठीक है। तो 108 का क्या हो जाएगा आपका? डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका 109 नंबर। कह रहा है प्रश्न कि भारत में विद्युत की सबसे अधिक खपत किसमें होती है? देखिए, विद्युत का जो सबसे ज्यादा जो खपत होता है दोस्तों, वो किसमें होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है घरेलू काम में, उद्योग में, व्यापारिक काम में। आंसर हो जाएगा उद्योग में ना। उद्योग में बहुत ज़्यादा विद्युत का खपत होता है आपका, है ना। सबसे ज़्यादा जो विद्युत लगता है वो उद्योग क्षेत्र में ही खपत होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। और सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन जो होता है भारत में, वो तापीय विद्युत का उत्पादन होता है, ठीक है। तापीय विद्युत का उत्पादन भारत में सबसे ज़्यादा होता है। तापीय का मतलब दोस्तों कोयला से, है ना। तापीय का मतलब कोयला से। कोयला के अलावा भी होता है, जैसे जल से भी विद्युत उत्पादन होता है ना। ज्वार से भी होता है आपका, ठीक है। पानी से हो ही रहा है, भूतापीय से होगा, बहुत सारी चीज से होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपका कोयला से होता है, जिसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं आपका।
चलिए, तो ये रहा आपका। और अगला प्रश्न है, देखिए आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ बात है ना, गड़बड़ बात है कि नहीं। थोड़ा सा वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ताकि थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और आप सभी के लिए इतना जो मेहनत करते हैं, और आप लोग भी मेहनत करते हैं, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। आप सभी की मेहनत को भी सलाम है। और इस बार बहुत सारे लोगों का, सबका तो रिजल्ट नहीं हो पाएगा, लेकिन जो मेहनत किए होंगे दिल से उनका रिजल्ट होगा, ये सच्चाई है, ठीक है। आप अगर दिल से मेहनत किए होंगे, और अगर आपका किस्मत साथ दिया, क्योंकि देखिए किस्मत भी बहुत बड़ा चीज़ है दोस्तों, है ना, किस्मत भी बहुत बड़ा चीज़ है। हम भी मानते हैं कि किस्मत होता है बहुत बड़ा चीज़, लेकिन किस्मत के साथ साथ आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। और देखते हैं इस बार किनका किनका रिजल्ट होता है, तो आप लोग जी जान से लग जाइए। अब आपके पास बिल्कुल समय नहीं है, आज 2 तारीख हो गया, और 8 तारीख से आपका एग्ज़ाम है, 7 तारीख को भी किन्हीं का होगा, है ना, 8 तारीख है, 9 तारीख, ये 2 तारीख आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 8 और 9 आपका, ठीक है। और उसके बाद आपका फिर ऐसे तो बहुत सारे लोगों का 3-3 एग्जाम है ना, तो जिनका जिस डेट में एग्जाम हो, तो आप लोग अच्छे से अपना एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। और प्रश्न में लास्ट प्रश्न देख लेता हूं कि ऑपरेशन फ्लड से क्या तात्पर्य है। नाम ही है ऑपरेशन फ्लड। तो ऑपरेशन फ्लड दोस्तों, ये कोई बाढ़ उड़ नहीं आता है ना, ये डेयरी संबंधित है आपका, ठीक है। किससे है? डेयरी विकास से संबंधित दोस्तों ऑपरेशन फ्लड, यानी कि दुग्ध उत्पादन से आपका, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी ऑपरेशन फ्लड की? 1970 में, है ना, दुग्ध उत्पादन, ठीक है। इसी को श्वेत क्रांति भी कहा जाता है ना, श्वेत क्रांति भी इसको कहते हैं। तो श्वेत क्रांति, है ना, इसके जो जनक माने जाते हैं दोस्तों, पिता आप कह सकते हैं, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है। तो श्वेत क्रांति के पिता कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके पिता है, याद रखिएगा। और ये दूध उत्पादन से संबंधित है। दुनिया में सबसे अधिक दूध का उत्पादन भारत में ही होता है। भारत में सबसे अधिक कहाँ होता है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश में होता है, याद रखना है। चलिए, तो ये रहा आज का टेस्ट। कैसा लगा आप लोग बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना है, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी तैयारी होती रहे दोस्तों। ऐसे अब PDF लेने से कुछ ज़्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि अब समय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप चाहे तो आप ले सकते हैं। आपको नंबर दिया गया है 7857824310। तो इस नंबर पे आप 351 चार्ज है, और अभी जो लेंगे तो उनको 300 में ही हम दे देंगे PDF, है ना, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं है। तो जो लोग लेना चाहे तो 300 में आप पे करके ले सकते हैं, ठीक है। ये नंबर आपको नीचे दिख रहा होगा, है ना, तो जहाँ पर आपको दोस्तों NCERT मिल जाएगा, 6 से लेकर के 10 क्लास तक चैप्टर वाइज आपको MCQ नोट्स उपलब्ध करा दिया जाएगा, ठीक है। 7857824310 यही नंबर है। फ़ोन पे गूगल पे के माध्यम से आपको पे करना होता है। और 6 से लेकर के 10 क्लास तक सामाजिक विज्ञान, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स चारों सेक्शन रहेगा। जिनका जो भी सब्जेक्ट होगा ले लीजिएगा, और इसको रिवीजन आप जरूर कर लीजिएगा, बहुत फायदा होगा एग्जाम के समय, है ना। एक बार इसको रिवीजन अगर आप कर लेते हैं तो चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा, MCQ के रूप में मिलेगा, और जस्ट क्वेश्चन के बगल में ही आपको आंसर भी दिया गया है, ताकि आपको याद करने में काफ़ी सहूलियत होगा। तो ये रहा दोस्तों आज का क्लास। कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, गुड नाइट।